हेलो एवरीवन। आज हम आपका जो टॉपिक लेंगे प्रीलिम्स का वो हिमालय पर्वत लेंगे। अगर आप अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे जो हिमालय पर्वत से आए हुए हैं तो वो उनका जो टाइप है वो इजी है, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण कई बार हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, और अगर बहुत इजी सा पूछा गया है तब ठीक है, अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तब भी हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि केवल हिमालय पर्वत में ही 100 से ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। हम उनका मल्टीपल रिविजन भी कर लेते हैं, फिर भी वो हमें कंफ्यूज कर देता है। इसकी वजह से हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आज हम कुछ इस तरीके से उसको पढ़ लेते हैं ताकि पूरे हिमालय पर्वत के क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। मुख्यतः शिखरों की बात करेंगे, कल बाकी दर्रे और घाटियां कंप्लीट कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन पर्वत वाले चैप्टर से आते हैं उसको देख लो एक बार। सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, शिखरों का उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। शिखरों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए कह दिया जाता है। कोई स्थलाकृति होती है जैसे करेवा हो गई थी, वो पूछ ली जाती है। घाटियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और दर्रे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत, 18.3% भाग पर छोटी छोटी पहाड़ियां, 28% भाग पर पठारी भाग और 43% भाग पर मैदान है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार आरोही या अवरोही क्रम के अनुसार जमाइए। भारत के क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। मान लीजिए आपसे बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये 4 ऑप्शन है और परसेंटेज के हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा हमारा फैला हुआ है मैदान। ठीक है, सबसे पहले इसको आरोही अवरोही, ठीक है, इसको हम बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 10% पर है पर्वत, 18% पर है पहाड़ियां, 28% पर है पठार और 43% पर है मैदान। तो इस प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हिमालय पर्वत के लिए जो बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ये अगर नदियों की बात करें तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विस्तारित है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच विस्तारित है। पर्वतों की बात करें तो ये नंगा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत के बीच में विस्तारित है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? एमपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लंबाई कितनी है? लंबाई से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? निम्नलिखित पर्वतों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। जैसे भारत का सबसे लंबा पर्वत है हिमालय पर्वत, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं पश्चिमी घाट, फिर तीसरा पर्वत, चौथा पर्वत, इस प्रकार से जमाने के लिए आ सकता है। तो हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत बना कैसे था आप सभी को पता है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो हिमालय पर्वत बना था। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो पूर्व दिशा में जो धक्का लगा वो बहुत ज्यादा लगा और पश्चिमी दिशा में जो धक्का लगा वो कम लगा। तो पूर्व दिशा में दबाव बल ज्यादा लगने के कारण पूर्व दिशा की ऊंचाई ज्यादा है और पश्चिमी दिशा की चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो पश्चिम दिशा में 400 किलोमीटर से लेकर पूर्व में जाते जाते 160 किलोमीटर तक हो जाती है। क्योंकि पूर्व की दिशा में ज्यादा दबाव बल आरोपित हुआ था तो पूर्व का हिस्सा चौड़ा कम है किंतु ऊंचा ज्यादा है और पश्चिम का हिस्सा चौड़ा ज्यादा है। कारण क्या है? दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्व में ऊंचाई ज्यादा है। तो जो हमारे सर्वोच्च शिखर मिलते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब हमें पूर्वी हिमालय में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और हिमालय का आकार धनुष के आकार का है, चापाकार आकृति का है। ये इस प्रकार से धनुष के आकार का या चापाकार आकृति का है। भारत में हिमालय कुल 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। टोटल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, और अलग अलग से देखें तो भारत में हिमालय कुल 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज है, बाकी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, निर्माण कब से हुआ? तो टर्शरी काल का ये पर्वत है, यानी ये नवीन वलित पर्वत है। टर्शरी काल में जो भी पर्वत बने वो सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, अर्थात अभी भी हिमालय का उत्थान
जारी है। तो ये टर्शरी काल में अल्पाइन भूसंचलन के कारण बना। अल्पाइन भूसंचलन मतलब जब आल्प्स पर्वत बना था, यूरोप का आल्प्स पर्वत बना था, उसी युग में जो जो पर्वत बने उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया गया और उसको अल्पाइन भूसंचलन नाम दिया। तो अल्पाइन भूसंचलन के कारण कहां पे बना था? टेथिस भूसन्नति के अवसादों में। कहां पर बना था? टेथिस भूसन्नति के अवसादों में वलन पड़ने से यह बना। अगला फैक्ट आता है, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। इसका मतलब क्या आता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सभी हिमालय के उत्थान के पूर्व भी वहां पर प्रवाहित हो रही थी। अचानक से जब हिमालय का उत्थान हुआ तो इन्होंने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को काटकर अपना रास्ता बना लिया। ये हिमालय के उत्थान के बाद नहीं आने वाली नदियां हैं, ये सब पूर्व में अवस्थित नदियां हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हिमालयी नदियां। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। अब हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक है कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत है जिसे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहते हैं। तो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत है, आपको याद रखना है। भूसन्नति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोबर महोदय के द्वारा। कौन सी भूसन्नति में हिमालय की उत्पत्ति हुई है? टेथिस भूसन्नति में। किसमें उत्पत्ति हुई है? टेथिस भूसन्नति में। चलिए, अब जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो तीन श्रृंखलाएं बनी। तो हिमालय मुख्यतः तीन श्रृंखलाओं से निर्मित है। आपने चौथी श्रृंखला का नाम सुना होगा, ट्रांस हिमालय। एक्चुअल में ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के दौरान नहीं हुआ था। तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय को? जब हिमालय बन रहा था तो पहले से ही जो ट्रांस हिमालय मौजूद था उसमें उत्थान हुआ, केवल उसकी ऊंचाई बढ़ी, तो उसकी संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण हम उसे हिमालय के साथ पढ़ते हैं। बट बेसिकली हिमालय कितनी श्रृंखलाओं से बना हुआ है? तीन श्रृंखलाओं से बना हुआ है। कौन कौन सा? वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है या नहीं? नहीं। ट्रांस हिमालय को फिर हिमालय के साथ क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिमालय के निर्माण के दौरान उसमें भी पुनरुत्थान हुआ था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में आता है। वृहद हिमालय या जिसे महान हिमालय आप कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई थी इयोसीन काल में। फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई थी मायोसीन काल में। और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई थी प्लायोसीन काल में। तो ईएमपी याद रखिएगा। आईएमपी से याद रख सकते हैं, ईएमपी से याद रख सकते हैं, जो आपको याद रखना हो। तो तीनों का इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन याद रह गया। आईएमपी से याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। तो आईएमपी से इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो इयोसीन काल में वृहद हिमालय, मायोसीन काल में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुई थी। लेकिन अब जो सबसे ऊपर हिमालय दिखता है वो यहाँ पर दिखता है हमको, ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमारा महान, फिर लघु और फिर शिवालिक हिमालय। इसको हम आगे समझेंगे। इसके बीच ये जो तीनों श्रृंखलाएं बनी, इनके बीच में कुछ भ्रंश दरारें पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? भ्रंश दरारें पाई जाती हैं। उन भ्रंशों के नाम से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो वो देखिए। सबसे पहला भ्रंश आता है ITSZ। यहां पर आपको एग्जाम में ITCZ से कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ये दो टर्म आए आप C और S पे गोला लगाइएगा कि CZ पूछा है या SZ पूछा है। CZ जलवायु का टर्म है जिसका मतलब आता है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और ये क्या है? इंडस सांगपो सचर जोन। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें थी। तो कोई भी एक प्लेट जमीन के अंदर धसी नहीं, बल्कि दोनों प्लेट ऐसे जाके मिली और इन्होंने एक सचर जोन बना लिया। कैसे? ये दोनों ऐसे मिली और इस तरीके से उस पर वलन पड़ने से हिमालय बना। तो ये जो इस प्रकार की संरचना बनी, इसको बोलते हैं सचर जोन। हिंदी में इसको भू अभिसीवन क्षेत्र कहते हैं। भू अभिसीवन क्षेत्र। आप इंग्लिश नाम याद रखिएगा, ज्यादा इजी रहेगा। तो ITSZ क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडस सांगपो सचर जोन। ये किसके बीच में है? ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय या तिब्बत के पठार और महान हिमालय के बीच में भी इसको बोला जाता है। ये क्या है? जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो दरार या भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, इसे हम इंडस सांगपो सचर जोन कहते हैं। दूसरा आता है MCT। इसको बोलते हैं केंद्रीय अक्षद्रोणी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप इंग्लिश नाम याद रखेंगे। तो जब महान हिमालय की उत्पत्ति हुई तो पहले देखो, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर आपका शिवालिक हिमालय। ये सीक्वेंस तो सभी को याद रहता है। अब यहां हमें क्या ध्यान रखना है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में तो है इंडस सांगपो सचर जोन। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो भ्रंश घाटी बनी
उसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो बनी उसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में जो बनी उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, अब याद कैसे करना है? इंडस सांगपो सचर जोन तो सबसे पहले आएगा, याद हो गया। नीचे से गंगा के मैदान से आप तब जा रहे हैं तो फ्रंट में कोई चीज दिखेगी। जब आप गंगा के मैदान से जा रहे हैं तो फ्रंट में दिखेगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच में क्या पड़ता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब यहां ध्यान रखिएगा, सीबीआई याद है आप सभी को? सीबीआई तो सी से सेंट्रल थ्रस्ट पहले आएगा और बी से बाउंड्री फॉल्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो एमसीटी पहले आएगा जो कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, और मेन बाउंड्री फॉल्ट बाद में आएगा जो कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ये विभिन्न हिमालयी श्रृंखलाओं के बीच में पाई जाने वाली भ्रंश घाटियां या दरारें हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है बल्कि 3 पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। क्या पता चलता है? हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है। जैसे अरावली पर्वत पूरा एक पर्वत है, पश्चिमी घाट पूरा एक पर्वत है, लेकिन हिमालय पर्वत एक पर्वत नहीं है, वह 3 पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है जिनके बीच में कुछ भ्रंश घाटियां या दरारें पाई जाती है। ठीक है, याद हो जाएगी ये सभी। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट पाया जाता है। एक आपका होमवर्क है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में पाया जाता है? सर्च करके यहीं पर इसमें नोट डाउन कीजिएगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां पाया जाता है आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट पर आते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन हिमालय के निर्माण के दौरान इसमें पुनरुत्थान हुआ। ट्रांस हिमालय हिमालय के सबसे उत्तर में यहां अवस्थित है, जो लेह लद्दाख वाला आपका रीजन है वहां पर ट्रांस हिमालय पड़ता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, 4 से मिलकर बना है, किंतु भारत में 3 पाई जाती हैं। उसका उत्तर से दक्षिण में क्रम है कलेजा, उसका उत्तर से दक्षिण में क्रम, ये नॉर्थ टू साउथ है, और यही पूछा जाता है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए। क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में जमाइए। तो ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से भारत में बना हुआ है, टोटल 4 है, भारत में 3 है, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पहला हो गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है, इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसमें पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश मानसरोवर में पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ बहुत सारी ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर्स यानी हिमनदें, सियाचिन, बल्टोरो, बियापो और हिस्पर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बियापो हिमनद कहां पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। हिस्पर हिमनद कहां पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की ग्लेशियर्स कौन कौन सी हो गई? सियाचिन, बाल्टोरो, बियापो, हिस्पर। यहाँ पर 2 झीलें पाई जाती है, पांगांगसो और सोमुरीरी। ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं जो आपके लद्दाख में पाई जाती हैं और ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। पांगांगसो और सोमुरीरी लद्दाख में पाई जाती है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और खारे पानी की झीलें हैं। चलिए अब ट्रांस हिमालय की पहली पर्वत श्रेणी कलेजा का क यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी भी कहा गया है। आपके जो पुराने साहित्यिक ग्रंथ हैं उसमें काराकोरम, काले कृष्ण, कृष्ण भगवान का रंग सांवला था तो कारा कृष्ण, काराकोरम को कृष्णगिरी भी कहा जाता है। और स्वेन हेडन नाम के एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, स्वेन हेडन, इन्होंने काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा है। तो एशिया की रीढ़ हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत की एक पर्वत श्रेणी काराकोरम एशिया की रीढ़ है, जो स्वेन हेडन ने बोला है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी, विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी और विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी और विश्व की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, यानी ये स्वतंत्र संप्रभु भारत का हिस्सा नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई याद करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8611 मीटर ऊंचा है, 8611 मीटर ये ऊंचा है। भारत यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर और सासायनी ग्लेशियर पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई है 75 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर, अब सबसे ऊंचाई पर है तो बर्फ वहीं जमेगी काराकोरम में, वहां पर सियाचिन 75 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है।
सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आर्कटिक अंटार्कटिक को छोड़ दो तो दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर भारत में है। सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर लंबा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की द्वितीय ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K फॉर काराकोरम, K फॉर K2 गॉडविन ऑस्टिन, K फॉर काराकोरम, K फॉर K2 गॉडविन ऑस्टिन। 8, 6, 11 मीटर ऊंचा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। चीन के लोगों ने इसे कोगीर नाम दिया है। दूसरा आता है कलेजा का लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये काराकोरम के दक्षिण में आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर काराकोरम हो गया, दूसरे नंबर पे ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख में भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, त्रास मिलता है ठंड में। हम क्या होता है, हमें त्रास मिलता है। त्रास मतलब परेशानी। तो त्रास किससे मिलता है, ठंड से। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है, द्रास। कहां पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है माउंट राकापोशी। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। लद्दाख राख से राकापोशी याद हो जाएगा। तो लद्दाख की सर्वोच्च चोटी राकापोशी है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है बुंजी गॉर्ज, जो सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है, वो भी लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, नदी द्वारा जो घाटी अपर्दन से बनाई जाती है उसे गॉर्ज कहते हैं। तो भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है बुंजी गॉर्ज। भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है बुंजी गॉर्ज। कौन बनाती है, सिंधु नदी। कौन बनाती है, सिंधु नदी। कहां पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में। अब लद्दाख पर्वत श्रेणी श्योक नदी और सिंधु के मध्य जल विभाजक है। यहाँ पर 2 दर्रे हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी में 2 दर्रे हैं, खारदुंगला और दिगरला। इसके नाम में चलो, लद्दाख, ख से खारदुंगला और द से दिगरला। ख से खारदुंगला और द से दिगरला। तो लद्दाख के 2 दर्रे हैं, खारदुंगला और दिगरला। यहाँ पर सबसे गहरा गॉर्ज है बुंजी गॉर्ज। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी लद्दाख राकापोशी। ठीक है, चलिए। और सबसे ठंडा स्थान द्रास। अगली पर्वत श्रेणी तीसरी आती है ट्रांस हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर जो है वो लद्दाख के बिल्कुल दक्षिण में है। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु घाटी बहती है। तो आपको याद रखना है सिलजा, सी से सिंधु, ल से लद्दाख, ज से जास्कर। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर घाटी के बीच से बहती है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है ब्लू कलर की, ये बैंगनी कलर से जास्कर पर्वत श्रेणी है। इनके बीच से ऐसे सिंधु नदी बहती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। जैसे नर्मदा का पूछते हैं ना कि वो विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से बहती है, वैसे सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है। तो आपको क्या याद रखना है, सिलजा। जास्कर की सर्वोच्च चोटी है कामेत। जास्कर की सर्वोच्च चोटी है कामेत। ये आपकी मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी का फैक्ट है, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और जास्कर का दर्रा है फोटूला। तो अगर आप कर नहीं देंगे तो आपका फोटो गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो बता दिया जाएगा कि ये इंसान टैक्स नहीं भर रहा है। तो अगर आप कर नहीं देंगे तो आपका फोटो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। तो जास्कर का दर्रा है फोटूला। ठीक है, चलिए। अब ट्रांस हिमालय कंप्लीट हुआ। ट्रांस हिमालय हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में है, जिसकी 3 पर्वत श्रेणियां भारत में थी, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी थी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो विश्व की द्वितीय सर्वोच्च और भारत की सर्वोच्च चोटी थी 8611 मीटर। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है माउंट राकापोशी और जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कामेत। अब आते हैं महान हिमालय के ऊपर। महान हिमालय सिंधु गॉर्ज यानी बुंजी गॉर्ज से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एक गॉर्ज बनाती है, दिहांग गॉर्ज, वहां तक पाया जाता है। ये भी 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पूरी श्रृंखला की बात करूं, शिखरों की नहीं, पूरी श्रृंखला की बात करूं तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है, महान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6100 मीटर, याद रखिएगा। इसके अन्य नाम भी याद रखिएगा। इसे बर्फीला हिमालय क्योंकि सबसे ऊंचा है, हमेशा इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती है। तो हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और मुख्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। पूरे विश्व की सर्वोच्च शिखर, पूरा विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो महान हिमालय में ही है। इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, 8848 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और द्वितीय सर्वोच्च चोटी जो है इसकी वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा स्वतंत्र संप्रभु भारत की सर्वोच्च चोटी है। पूछा गया क्वेश्चन है तो दोनों का मीनिंग समझ लो।
भारत की सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, लेकिन स्वतंत्र संप्रभु भारत की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, उस पर हमारा अभी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो हमारा स्वतंत्र संप्रभु भारत के अंदर सिक्किम आता है और सिक्किम में ही कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा स्वतंत्र संप्रभु भारत का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। महान हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यहाँ पर जो ग्लेशियर्स मिलते हैं वो है मिलाप, गंगोत्री, जेमू, यानी ऐसे ग्लेशियर जिनसे भारतीय नदियां उद्गमित हो रही है, भारतीय नदियों का स्रोत है, वो सब महान हिमालय में है। सियाचिन ग्लेशियर, सासाइनी ग्लेशियर, बाल्टोरो, हिस्पर, उससे भारत की कोई नदियां नहीं निकल रही है। वो सब निकल भी रही होंगी तो तिब्बत वगैरह में जा रही है, तो वो सब कहां पर है? ट्रांस हिमालय में। महान हिमालय के ग्लेशियर से मिलाप, गंगोत्री, जेमू आदि, यहीं से सारी नदियों का उद्गम हो रहा है। यहाँ पर महान हिमालय में स्पेसिफिकली याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और बंदरपूछ महान हिमालय में, सब हमारे महान तीर्थ स्थल है ना, तो ये सब महान हिमालय में, बद्रीनाथ महान हिमालय में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब महान हिमालय के शिखर, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये पश्चिम का हिस्सा है और ये पूर्व का हिस्सा है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जब आप महान हिमालय में चलेंगे तो कुछ ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी। इन ऊंची चोटियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जमाने के लिए क्वेश्चन आता है तो एक आपके पास ट्रिक रहेगी, न काम न धाम, कुछ काम धाम रहता नहीं है लोगों के पास, तो न काम न धाम, अन्न खा खा कर एवरेस्ट जितना लंबा हो गया मक्कार, ये याद रखना पड़ेगा आपको, न काम न धाम, अन्न खा खा कर एवरेस्ट जितना लंबा हो गया मक्कार। इससे क्या निकल रहा है? ना से सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर ना से नंदा देवी, धा से धौलागिरी, अन्न से अन्नपूर्णा, एवरेस्ट से माउंट एवरेस्ट, मक्कार का म से मकालू, क से कंचनजंगा और आखिरी में याद रखिएगा नामचा बरुआ। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाने के लिए जो दूसरी पीएससी से वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपका एमपीपीएससी इससे पूछ ले। तो न काम न धाम, अन्न खाकर एवरेस्ट जितना लंबा हो गया मक्कार, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरुआ। एक क्वेश्चन तो पश्चिम से पूर्व जमाने के लिए आया, इस ट्रिक से आपको याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जैसे कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बाकी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है देख लेते हैं। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नंगा पर्वत कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू ये चारों नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है और नामचा बरुआ तिब्बत में है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में। तो बाकी भी याद रखिएगा, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, बाद के चार नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में और नामचा बरुआ तिब्बत में। अगला क्वेश्चन इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से बनता है, ऊंचाई के अनुसार इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाना। पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, केंदुजारगढ़, इनको आरोही या अवरोही क्रम में इनकी ऊंचाई के अनुसार जमाना था। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, ऊंचाई याद हो ना हो सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर इनका सीक्वेंस क्या होगा। तो आप मैगडी खाने जाते हैं, एम के एम डी कर लीजिएगा। मैगडी वैसे एम के डी होता है ना, आप अपनी सुविधा के लिए एम के एम डी कर लीजिएगा। तो आप बोलेंगे मैगडी नहीं, हम नान खाने जाते हैं, मैगडी नहीं, हम नान खाने जाते हैं और नान में डबल एन लगा लेंगे। तो जब ऊंचाई के लिए पूछा जाएगा तो मैगडी, आप ऊंचाई पे बैठकर मैगडी का बर्गर खा रहे हैं, आप ऊंचाई पर बैठकर मैगडी का बर्गर खा रहे हैं। तो एम के एम डी और नान, हम मैगडी का बर्गर नहीं, हम नान खा रहे हैं, तो एन ए डबल एन आ जाएगा। तो एम से आपको सबको पता है कि सर्वोच्च शिखर तो माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है। अब आप बोलेंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन क्यों नहीं डाला? क्योंकि भारत का और विश्व का दूसरा उच्च सर्वोच्च शिखर तो वो है। यहां हम महान हिमालय के शिखरों की बात कर रहे हैं, वो ट्रांस हिमालय का शिखर था। जो K2 गॉडविन ऑस्टिन था, राकापोशी था और कामेत था, ये तीनों सर्वोच्च शिखर तो हैं, लेकिन ये ट्रांस हिमालय के सर्वोच्च शिखर हैं। अभी हम महान हिमालय के सर्वोच्च शिखरों की बात कर रहे हैं। महान हिमालय के सर्वोच्च शिखरों को सबसे पहले हमने पश्चिम से पूर्व की ओर जमाया, उनके राज्य देखे। अब हम उनको ऊंचाई के अनुसार जमा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा एम से माउंट एवरेस्ट, के से कंचनजंगा, फिर मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरुआ। ठीक है, अब नंगा और नंदा दोनों एन एन में हम कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा एन है। नामचा बरुआ आखिरी में है, आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व में जब जमा रहे हैं तब भी नामचा बरुआ पूर्व में सबसे लास्ट में आ रहा है, ऊंचाई के आधार पर जमा रहे हैं तब भी नामचा बरुआ सबसे आखिरी में आ रहा है। तो आप गधा याद रखेंगे, गदा याद रखेंगे। ठीक है, हनुमान जी का गदा होता है, तो नंगा पहले आ जाएगा ग और दा यानी नंदा बाद में आ जाएगा।
ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर जब दिया। अब अगर यहाँ पर बीच में K2 गॉडविन ऑस्टिन जमा दिया जाता है आपके सीक्वेंस में, वहां पे क्वेश्चन में, तो माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे गॉडविन ऑस्टिन आ जाएगा, ठीक है, और फिर थर्ड नंबर पे कंचनजंगा आ जाएगा। क्लियर यहाँ पर? तो ऊंचाई के अनुसार हिमालय के शिखर हो गए। अब एक टर्म है जो महान हिमालय में मिलती है, वो है अक्ष संघीय मोड़, जिसे बोलते हैं सिंटेक्शियल बैंड। ये कुछ नहीं है, इसे हेयर पिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? हेयर पिन। आपका हिमालय पश्चिम से पूर्व में ऐसा है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर के यहाँ ये ऐसे मुड़ा हुआ है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के यहाँ ये ऐसे मुड़ा हुआ है। ये जो मुड़ा है ये हेयर पिन की तरह मुड़ गया है, इसीलिए इसे अक्ष संघीय मोड़ या सिंटेक्शियल बैंड कहते हैं। जब धक्का लगा प्लेटों को तो इतना तेज धक्का लगा कि बाकी तो ऊपर चले गए और ये यहाँ से साइड में मुड़ गया। ये महान हिमालय की विशेषता है। यहीं पर ये अचानक से नीचे गिर रहा है, तो यहीं पर सिंधु नदी अचानक से नीचे गिरती है और यहाँ पर बुंजी गॉर्ज बनाती है, और यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गॉर्ज बनाती है। तो अक्ष संघीय मोड़ किसकी विशेषता है? अक्ष संघीय मोड़ महान हिमालय की विशेषता है, जहां अचानक से वो दो दिशाओं में मुड़ जाता है। ठीक है, हिमालय में पूर्व दिशाओं में वो अरुणाचल प्रदेश में मुड़ता है जहां दिहांग गॉर्ज मिलता है, और इधर सिंधु नदी पर बुंजी गॉर्ज मिलता है। महान हिमालय के बाद आते हैं मध्य हिमालय। अभी हम सिर्फ शिखरों की बात कर रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, लेसर हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ऊंचाई महान हिमालय से थोड़ी कम है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर थी। ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में यहाँ पर है। महान हिमालय पूरा ऐसे कंटिन्यूअस पाया जाता है, मध्य हिमालय ऐसे श्रृंखलाओं के रूप में पाया जाता है। किसके बीच रूप में? श्रृंखला या श्रेणियों के रूप में पाया जाता है। मतलब महान हिमालय में हमने सर्वोच्च पर्वत शिखर पढ़े थे, नामचा, बरुआ, कंचनजंगा आदि। यहाँ पर हमें पर्वत श्रेणियां पढ़नी है। ठीक है, अब एक और पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर पर्वत श्रेणियों पर चलेंगे। मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी और नाग टिब्बा भी कहते हैं। मध्य हिमालय का सर्वाधिक विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आके होता है। जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों में भी पाया जाता है, पर सर्वाधिक विस्तार की बात कर रहे हैं। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में हिमाचल श्रेणी और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य हिमालय को नाग टिब्बा कौन से राज्य में कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय को नाग टिब्बा कहा जाता है। नाग बीच में बैठा है, नाग बीच में बैठा है, नाग बीच में बैठा है, तो नाग मध्य में बैठा है, तो मध्य हिमालय को नाग टिब्बा कहते हैं। कौन कहता है? उत्तर देने वाला उत्तराखंड। ठीक है, और हिमाचल श्रेणी भी इसी को कहते हैं। अब इसकी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी। आप सबने पीडीएफ पढ़ी है अपनी अपनी, तो आप अब पीडीएम पढ़ेंगे, पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे, पीडीएम पढ़ेंगे। जब आप एग्जाम के बीच में मध्य में फंस जाते हैं और कोई कंटेंट नहीं मिलता, तो आप सब टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ उठा लेते हैं बीच में फंसने पर। तो बीच यानी मध्य, तो मध्य की क्या है? पीडीएफ की जगह पीडीएम। पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर, एम से मसूरी श्रेणी और एम से महाभारत श्रेणी। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी श्रेणियां हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी श्रेणियां हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणी। तो पहले तो हमने याद कर लिया मध्य हिमालय की पश्चिम से पूर्व की तरफ श्रेणियां पीडीएम स्क्वायर। अब कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, और यह मध्य हिमालय की सबसे विस्तृत श्रेणी है। सबसे बड़ी श्रेणी मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है, और यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय की सबसे विस्तृत श्रेणी है। फिर है दूसरी धौलाधर श्रेणी, यह हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी ये उत्तराखंड में है, और महाभारत श्रेणी नेपाल में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, मसूरी आप सभी को पता है उत्तराखंड का है, तो धौलाधर बीच में आ जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत श्रेणी नेपाल में है। अब 4 पूछा जाएगा कि पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। धौलाधर श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे। धौलाधर श्रेणी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच विस्तृत है। मतलब धौलाधर श्रेणी का विस्तार दोनों राज्यों में है, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में, थोड़ी सी जम्मू कश्मीर में भी है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच से रावी नदी बहती है। ये यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है और ये धौलाधर श्रेणी है, इनके बीच में यहाँ से रावी नदी बहती है ना।
तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी से कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी से कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। चलिए, ये जो मध्य हिमालय है यहीं पर कटक और घाटियां जिसमें आपके सारे हिल स्टेशन, पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, वो सब मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। तो जितने भी आपके हिल स्टेशन है वो लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, इसीलिए कटक, घाटियां, दून, द्वार सब यही मिलते हैं। अब ये क्या है? तो अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। कौन सी अनुदैर्ध्य घाटियां? संरचनात्मक अनुदैर्ध्य घाटियां, मतलब घाटियां थी, उनको या तो हिम नदों ने निक्षेपण से भर दिया है या नदियों द्वारा लाए गए अवसादों ने भर दिया है और वो मैदानी संरचना पर वो प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे घाटियां थी, इनमें निक्षेप भरते गए और ये मैदानी रूप में प्राप्त हो गए हमें। तो मध्य हिमालय की विशेषता क्या है? कटक, घाटियां, दून, द्वार सब यही मिलते हैं। अब ये दून, द्वार क्या है? ये संरचनात्मक अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। क्या है? सिर्फ वर्ड याद रख लो, क्या है ये दून या द्वार? संरचनात्मक अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, यानी इस तरह की घाटियां हैं। इन्हीं को, ये जो घाटियां हैं, इन्हें पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। लास्ट आता है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में और गंगा के मैदान के उत्तर में है। गंगा के मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है 1500 से 2000 मीटर। महान हिमालय की 6100 मीटर थी, फिर 4500 यानी 3000 से 4500 मीटर मध्य हिमालय की, और 1500 से 2000 मीटर शिवालिक की औसत ऊंचाई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। शिवालिक हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं, उत्तराखंड में इसे डूंडवा श्रेणी कहते हैं, नेपाल में इसे चूरिया मुरिया की पहाड़ियां कहते हैं, और बिहार में इसे सोमेश्वर की पहाड़ियां कहते हैं। तो एक तो यही नाम लिखकर आपको मैच द कॉलम दिया जा सकता है, या दूसरा क्वेश्चन जैसे पिछली बार के एग्जाम्स में, मतलब कोई प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि नाग तिब्बा मध्य हिमालय को किस राज्य में कहते हैं, तो उत्तर था उत्तराखंड। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डूंडवा श्रेणी किसे कहते हैं, तो पहला शिवालिक हिमालय को, किस राज्य में कहते हैं, तो उत्तराखंड में। तो ओवरऑल पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शिवालिक जो सबसे आखिरी में सबसे छोटी वाली श्रेणी है, सबसे ऊंचाई में छोटी वाली शिवालिक श्रेणी, शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां, उत्तराखंड में डूंडवा श्रेणी, नेपाल में चूरिया मुरिया की पहाड़ियां और बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियां कहते हैं। 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। मैंने 5 बार बोल के याद किया और याद रहता है वो हमेशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट शिवालिक हिमालय के लिए कि शिवालिक हिमालय की संरचना हिमालय की अन्य 2 श्रेणियों की संरचना से बिल्कुल अलग है। हिमालय का जो शिवालिक है उसकी संरचना बाकी 2 मतलब वृहद हिमालय और लघु हिमालय से बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों हुआ? जो महान हिमालय और लघु हिमालय है वो जो 33 भूसन्नति के अवसाद है उनसे बना है। किसके? 33 भूसन्नति के अवसाद यानी सागर के अवसादों से बना हुआ है। लेकिन शिवालिक हिमालय हिमालयी नदियों के अवसादों से भी बना हुआ है। यानी जो आपका शिवालिक है वो 33 भूसन्नति के अवसादों के साथ साथ हिमालयी नदियों के अवसादों से भी बना हुआ है। जब 33 भूसन्नति में दबाव पड़ने के कारण वृहद हिमालय बन गया, फिर लघु हिमालय बन गया, तो आखिरी में जो छोटा सा उसका अवशिष्ट भाग बचा हुआ जो शेष पार्ट बचा, उसे कहते हैं मुरी डीप या मुरी द्रोणी। आपकी 33 भूसन्नति थी, उसमें एक बार धक्का लगने पर महान हिमालय बन गया, दूसरी बार धक्का लगने पर मध्य हिमालय बन गया, फिर जो उसका छोटा सा लास्ट पार्ट बचा, अवशिष्ट पार्ट बचा, उसे बोला जाता है मुरी डीप। तो मुरी द्रोणी में जब धक्का लगा अवसादों पर, तब शिवालिक हिमालय बना। तो शिवालिक हिमालय की संरचना कहाँ हुई है? मुरी डीप में। शिवालिक हिमालय की संरचना कहाँ हुई है? मुरी डीप में। मुरी डीप क्या है? 33 भूसन्नति का बचा हुआ शेष भाग। 33 भूसन्नति का बचा हुआ शेष भाग। अब मुरी डीप में जो अवसाद आए, जो हिमालयी नदियां भी लेकर आई, उन्हें कहा जाता है मोलास। मोलास क्या है? अवसाद हैं जो हिमालयी नदियां भी लेकर आई। अब हिमालय जो महान हिमालय है वो ऐसे कंटिन्यूअस है, जो मध्य हिमालय है वो ऐसे श्रेणियों के बीच में है। अब शिवालिक हिमालय न तो कंटिन्यूअस है न श्रेणियों के बीच में है, वो ऐसे बीच बीच में ऐसे कटा फटा है। तो कौन सा ऐसा हिमालय का हिस्सा है जो विलगित है, डिसकंटिन्यू है, निरंतर नहीं है? शब्द सुने, जो निरंतर नहीं है, डिसकंटिन्यू है, विलगित है, वो है शिवालिक हिमालय। क्योंकि नदियां आ रही है यहाँ पर, तो इस हिमालय की शिखरों को या घाटियों को नदियों ने जहां तहां से काट छाट दिया है, इसलिए शिवालिक हिमालय कटा फटा, विलगित, डिसकंटिन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी संरचना से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसकी संरचना हिमालय की अन्य श्रेणियों से पृथक है क्योंकि इसकी उत्पत्ति टेथिस की अवशिष्ट द्रोणी मूरी द्वीप में हुई, जिसमें हिमालयी नदियों द्वारा निक्षेपित मोलास में वलन से शिवालिक निर्मित हुआ। नदियों द्वारा विशाल घाटियों के निर्माण में यह विलगित पहाड़ियों के रूप में प्राप्त होता है। कश्मीर का जो शिवालिक है, जिसे जम्मू की पहाड़ियां कहते हैं, जम्मू कश्मीर में शिवालिक को क्या बोलते हैं? जम्मू की पहाड़ियां। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? डूंडवा श्रेणी। नेपाल में क्या बोलते हैं? चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां। और बिहार में क्या बोलते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियां। तो जो जम्मू की पहाड़ियां हैं, मतलब शिवालिक का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वहां से झेलम और रावी नदी बहती है। क्या बहती है? झेलम और रावी नदी बहती है। तो तीनों हो गए। अब सिर्फ पूर्वांचल हिमालय की ये कौन सी श्रेणियां कौन से राज्य में अवस्थित है ये पूछा जाता है। तो फटाफट से एक बार नजर डालेंगे। देखो, अरुणाचल प्रदेश में ये 5 है, दफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकाईबो। ये सब कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और पटकाईबो। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। मणिपुर में लेमाटोल है। लेमाटोल कहाँ है? मणि। मणि को ढूंढने के लिए हम डोल रहे हैं, है ना। मणि को ढूंढने के लिए टोल टैक्स से याद रख लो, टोल टैक्स में गाड़ियों को रुक के चेकिंग की जाती है कि आपके पास मणि है या नहीं। तो टोल पहाड़ियां कहाँ है? मणिपुर में है। असम में है मिकीर और रेंगमा की पहाड़ियां। असम में गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर और रेंगमा की पहाड़ियां हैं। सॉरी, ये मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां, और असम में है मिकीर और रेंगमा की पहाड़ियां। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको याद ही होगा, मानसून में आप पढ़ते ही हैं। और असम में है मिकीर और रेंगमा की पहाड़ियां। मिजोरम में है मिजो हिल्स और ब्लू माउंटेन और मिजो हिल, इसे फांगपुई भी कहते हैं। और असम में एक और है बरेल पहाड़। तो आपसे पूछा ही जाता है मैच द कॉलम में या निम्नलिखित में से, जैसे ब्लू माउंटेन कहां पर है, आपसे लास्ट टाइम पूछा गया था, जो कि मिजोरम में है। तो ये तालिका आप एक बार याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से शिखरों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो सब आपसे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप दर्रे, घाटियां और कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों को देखेंगे। इसके साथ आपका पूरा हिमालय पर्वत के जितने महत्वपूर्ण तथ्य वो सब कवर हो जाएंगे प्रीलिम से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।